हो सकता है हम ठोकर खाकर गिर पड़े, पर हम उठ सकते हैं। लड़ाई से भागने से तो अच्छा ही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। हमारे खास पेशकश सत्याग्रह की प्रयोगशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बापू की और चंपारण की। बताएंगे उस गांव के बारे में भी जहां आज भी लोग सिर्फ और सिर्फ खादी ही पहनते हैं। बताएंगे इटारसी रेलवे स्टेशन के सामने स्थित धर्मशाला से जुड़ी बापू की यादें। आज पूरा देश राष्ट्रपिता बापू को नमन कर रहा है, तो आइए इस मौके पर हम आपको बताते हैं गांधी जी के सत्याग्रह की प्रयोगशाला चंपारण की कहानी। चंपारण हालात से लड़ने और हालात को बदलने की प्रयोगशाला है। करीब 100 साल पहले नील किसानों की लड़ाई लड़कर महात्मा गांधी ने इसे साबित किया था। उस वक्त दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी देश से जुड़ने और देश को समझने की कोशिश कर रहे थे। चंपारण को गांधी की जरूरत थी और गांधी को चंपारण की। गांधी जी को उस जगह की तलाश थी जहां से वो अपना काम शुरू कर सकें और देश को एक ऐसे मसीहा की जरूरत थी जो उसके सवालों को अपना सवाल समझे। जो सिर्फ मंच पर बात नहीं करता हो बल्कि लोगों के बीच जाता हो। ये दोनों जरूरतें आपस में मिल गईं और गांधी जी चंपारण पहुंच गए। इससे पहले न तो गांधी जी चंपारण को जानते थे, न वो चंपारण में किसी को पहचानते थे। एक बेहतरीन हकीम की तरह गांधी जी ने चंपारण में देश की नब्ज पकड़ ली। वो थी अंग्रेजी हुकूमत के दबाव में स्थानीय किसानों से करवाई जा रही नील की अमानवीय खेती। उस समय यहाँ की परिस्थिति बहुत विकट थी। किसान और मजदूरों पर ये नीलहे गोरे जो है, जो ब्रिटिश साम्राज्य के यहाँ पर वाहक थे और उन्हें नीली कोठी चलाते थे, उन लोगों ने बहुत अत्याचार और दमन करना शुरू किया था। उन लोगों ने समय रहते बहुत सारे कानून बनाए, जिसमें एक तीन कठिया कानून प्रथा शुरू की थी, जिसमें एक किसान को, मजदूर को 1 बीघा जमीन में 3 कट्ठे में अपने पैसे से नील की खेती करनी होती थी और उसे उपजा करके, पैदा करके और उसको सुपुर्द कर देना था फ्री में। जो जिस नील को जमा करके वे लोग विदेशों में बेच करके व्यापार करते थे। लेकिन चंपारण आंदोलन में एक और शख्स थे जो इस आंदोलन के हीरो थे, और वो थे स्थानीय किसान राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल चंपारण के नील किसानों की दुर्दशा से इतने दुखी थे कि वो चंपारण आने के लिए गांधी जी के पीछे पड़ गए। इस बात का जिक्र गांधी जी ने अपनी डायरी में भी किया है। दिसंबर 1916 में हुए कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मुलाकात की। ये वो दौर था जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद देश को करीब से जानने के लिए देश का भ्रमण कर रहे थे। इसी कड़ी में राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर गांधी जी 15 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे। किसानों के एक प्रतिनिधि ने पंडित राजकुमार शुक्ल को, किसान को भेज करके गांधी जी से लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में निमंत्रण दिया और यहाँ की परिस्थितियों से उन्हें अवगत कराया।
और बार बार आग्रह किया कि आप चल करके चंपारण में किसान और मजदूरों की स्थिति को देखिए कि उन पर कितना अंग्रेजों के द्वारा जुल्म और अत्याचार किया जा रहा है। गांधी जी ने वचन दिया और कुछ दिन के बाद 1917 के 15 अप्रैल को महात्मा गांधी किसानों की स्थिति जानने के लिए मोतिहारी पहुंचे थे। उस समय अंग्रेजों के नियम कानून के चलते किसानों को अनाज के बजाय अपनी जोत के एक हिस्से पर मजबूरन नील की खेती करनी होती थी। इसे तिनकठिया कहा जाता था। किसानों को 1 बीघा जमीन जिसमें 20 कट्ठे होते हैं, उनमें से 3 कट्ठे जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। इसके चलते किसान अंग्रेजों के साथ साथ अपने जमीन मालिकों के जुल्म सहने के लिए भी मजबूर थे। नील की खेती करने से नील यहाँ पर जिन टुकड़े में जिस प्लॉट में लगाया जाता था, तो नील के बार बार लगाने से जमीन की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती थी और वो ऊसर जमीन हो जाता था। उसके बावजूद भी किसानों को मजबूरी था, नहीं लगाते थे तो अंग्रेज उन्हें मारते थे, पीटते थे, यातना देते थे और उनको मजबूर किया जाता था कि वह अपने अच्छे खेत पर फिर इसको उपजाएं और उनको दें। इस तरह जमीन बंजर होती जा रही थी, यह सच है और इसी के कारण आंदोलन यहाँ फैलना शुरू हुआ था। उस समय यूरोपीय देशों में नील की बड़ी मांग थी और चंपारण की भूमि नील उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती थी। मुफ्त में मेहनती किसान भी मिल रहे थे। लेकिन सच तो यह था कि नील की खेती से जमीन बंजर हो जाती थी और नील बनाने के लिए भी किसानों को हाड़ तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। नील की खेती यहाँ पर वह जो खेत को इतना न जोत कोर के तैयार करना पड़ता था किसानों को कि वह देखता था, वह जा कर के इसका जो तहसीलदार था वह जाता था खेत में और देखता था, वह घड़ा पटकता था उस खेत पर। यदि वह घड़ा फूट जाता था तो फिर वह जोतवाता था। इतना ना उस खेत को मलिन कर देता था कि वह घड़ा नहीं फूटता था, तभी वह यानी नील की वह पैदाइश वहाँ पर शुरू कराता था। और वह नील वो जो है यहाँ पर आता था और यही नील डैम है जहाँ पर हम खड़े हैं और यहीं पर पिलाता था। जो पहले लोग आंख बांध करके बैल के जिस तरह से जोतते थे, उसी प्रकार आदमी को वह जोतता था इसमें। ऐसे माहौल में जब गांधी जी चंपारण पहुंचे तो लोग उन्हें अपना दुख दर्द बताने पहुंच गए। चंपारण के गांवों में पहुंचकर गांधी जी ने किसानों की पीड़ा के साथ साथ गरीबी को भी नजदीक से देखा। साथ ही अशिक्षा के कारण हो रही परेशानियों को भी महसूस किया। महात्मा गांधी ने सामाजिक आंदोलन और फिर जन जन के आंदोलन की शुरुआत करने से पहले अपने पारंपरिक परिवेश को बदल दिया। वो चंपारण आए तो थे गुजरात के काठियावाड़ी परिधान में, लेकिन नील किसानों की परेशानी देखकर उसे हमेशा हमेशा के लिए उतार फेंका। उन्होंने खाली बदन सिर्फ धोती पहनकर रहने का प्रण किया। चंपारण के लोगों के दिलों में बस चुके मोहनदास ने किसानों के दर्द को लेकर संघर्ष करना शुरू किया और किसानों को एकजुट किया। किसानों के बीच रहनुमा बने मोहनदास को चंपारण वासियों ने ही महात्मा का नाम दिया। फिर बाद में वो महात्मा गांधी बने। इसी नील की खेती ने इस देश में बहुत बड़ा क्रांति लाया और महात्मा गांधी को पूरे राष्ट्रव्यापी क्रांति से जोड़ा। उसी आंदोलन का देन है कि उस आंदोलन में गांधी जी बहुत चमके। पूरे राष्ट्र में लोगों ने गांधी जी को जाना और रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा की उपाधि दी। उसके बाद से ये महात्मा गांधी के नाम से जाने जाते हैं। अपने प्रयोग से गुजर रहे गांधी जी ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें हिरासत में ले लिया गया।
अदालत में सुनवाई के दौरान गांधी जी के प्रति व्यापक जन समर्थन को देखते हुए मजिस्ट्रेट ने उन्हें बिना जमानत छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन गांधी जी अपने लिए कानून के अनुसार उचित सजा की मांग करते रहे। गांधी के इस प्रयोग के कारण देश भर की नजरें चंपारण पर टिक गईं। अंग्रेजी हुकूमत ने मजबूर होकर एक जांच आयोग का गठन किया। गांधी जी को भी इसका सदस्य बनाया गया। आखिरकार गांधी जी के सत्याग्रह और किसानों की जीत हुई। कानून बनाकर सभी गलत प्रथाओं को समाप्त कर दिया गया। इस तरह सबसे पहला भारत की भूमि पर मोतिहारी में किसानों की समस्याओं से जूझते हुए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का यहाँ प्रयोग किया और प्रयोग का असर ऐसा हुआ कि इतनी बड़ी क्रांति सुलगने लगी कि वही जाकर के बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक वाहक बना। जमींदार और अंग्रेजों के लाभ के लिए नील की खेती करने वाले किसान अब अपने जमीन के मालिक बन गए। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह की पहली विजय का शंखनाद किया और चंपारण शोषण और उपनिवेशवाद से मुकाबला करने की प्रयोगशाला कहलाया। मोतिहारी से मुकेश सिन्हा और सिवान से मृत्युंजय सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्वतंत्रता की अलख जगाते हुए महात्मा गांधी इटारसी रेलवे स्टेशन के सामने एक धर्मशाला में रुके थे। धर्मशाला संचालकों ने बापू की याद को संजो कर रखा है। भारत की आजादी में महात्मा गांधी के योगदान को देश भूला नहीं है, ना ही भूल सकता है। यही वजह है कि बापू से जुड़ी हर वो चीज को संजो कर रखा गया है। मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन का बिगुल फूंकने जब महात्मा गांधी आए तो इटारसी रेलवे स्टेशन के सामने एक धर्मशाला में रुके थे। 2 दिसंबर को 1933 में महाराष्ट्र के कवर्धा से लौटते समय गांधी जी गोठी धर्मशाला में रात भर रुके थे। गांधी ने धर्मशाला के बारे में जानकारी जुटाई और दूसरे मुसाफिरों से मुलाकात भी की। सभी तबके को मिल रहे सम्मान को देखते हुए गांधी जी ने तब खुशी जाहिर की थी और धर्मशाला के विजिटर बुक में अपना संदेश भी लिखा था। हम इस समय मौजूद हैं नर्मदांचल के गांधी धाम गोठी धर्मशाला इटारसी में। गोठी धर्मशाला इटारसी वही स्थान है जहां पर अपने प्रवास के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी वर्ष 1933 में रुकने के लिए एक दिन यहाँ ठहरे थे। यह वह कक्ष है गोठी धर्मशाला का, बापू प्रवास स्मृति कक्ष, आगमन वर्ष 1933। जब यहाँ से होते हुए नागपुर महात्मा गांधी जा रहे थे तब वह इस धर्मशाला में ठहरे थे और विजिटर रजिस्टर पर भी महात्मा गांधी ने अपना जो नोट है वो अंकित किया है, जिसका प्रिंट यहाँ पर दिखाया गया है। इस धर्मशाला में हम लोगों को आश्रय दिया गया, इसके लिए हम सब संचालकों का आभार मानते हैं। यहाँ पर जो धर्मशाला के संचालक हैं उन्होंने इस कक्ष को गांधी प्रवास स्मृति कक्ष बनाया हुआ है। धर्मशाला का इतिहास साल 1907 के आसपास से जुड़ा है। उस दौर में होटल लॉज नहीं हुआ करते थे, लिहाजा धर्मशाला का मकसद इटारसी स्टेशन पर उतरने वाले सभी धर्म, संप्रदाय और वर्ग के लोगों को आश्रय देने का था। बापू के अलावा देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी 1935 में यहाँ ठहरे थे। स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी कई हस्तियों को यहाँ आसरा मिला था। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलनकारियों को कोई प्रश्रय भी नहीं देता था, रुकने की बात तो छोड़, बात करना भी पसंद नहीं करता। लोग डरते थे अंग्रेज प्रशासन से। ऐसे मौके पर इटारसी गोठी धर्मशाला में उनको स्थान मिला। यहाँ से रह के उन्होंने पिपरिया, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल इन क्षेत्रों में अपना स्वतंत्रता आंदोलन
का कार्य जारी रखा। बापू की यादों को समेटे गोठी धर्मशाला को देखने बड़ी संख्या में लोग आते हैं। बापू की महान विरासत और उनकी सोच की एक झलक यहाँ देखने को मिलती है। शैलेंद्र कौरव, न्यूज़ 18, होशंगाबाद। छत्तीसगढ़ के धमतरी का गौरव ग्राम कंडेल, जहां 1919 में महात्मा गांधी आए थे। नहर सत्याग्रह से प्रेरणा लेकर देश भर में सत्याग्रह आंदोलन चलाया। आज 100 साल बाद भी गांव के बच्चे बच्चे के अंदर गांधी और देशभक्ति समाई हुई है। आजादी की लड़ाई में छत्तीसगढ़ का बड़ा योगदान रहा है। गांधी जी के बताए सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर अंग्रेजों के काले कानूनों का विरोध करने में यहाँ के लोग देश के बाकी हिस्सों से किसी भी मामले में कम नहीं रहे। खासकर धमतरी का कंडेल सत्याग्रह अपने आप में गांधी जी के असहयोग आंदोलन का जीता जागता उदाहरण बना। राजधानी रायपुर से 72 किलोमीटर दूर और धमतरी जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर स्थित है कंडेल गाँव। साल 1919 में अंग्रेजों ने यहाँ नहर के पानी पर टैक्स लगा दिया, जो किसानों के लिए बहुत ज्यादा था। लिहाजा किसान भड़क गए और टैक्स देने से इनकार कर दिया। इस खुली बगावत को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने जबरिया किसानों के मवेशियों को कब्जे में कर लिया और उन्हें नीलाम करके टैक्स की रकम वसूलने का फैसला किया। गोरों की इस दमनकारी कार्रवाई के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी छोटेलाल श्रीवास्तव, भोपाल राव पवार और सुंदरलाल शर्मा किसानों के समर्थन में उतर आए और उन्होंने आसपास के सभी गांवों के लोगों को नीलामी में शामिल नहीं होने के लिए समझाया, जिसका परिणाम ये हुआ कि नीलामी में बोली लगाने कोई भी सामने नहीं आया। उसी समय आंदोलन को समर्थन देने के लिए गांधी जी से संपर्क साधा गया और वो भी इस आंदोलन से प्रभावित होकर इसका समर्थन देने कोलकाता से मुंबई जाने के दौरान धमतरी आने की घोषणा कर दी। जैसे ही अंग्रेजों को गांधी जी के आने की खबर लगी, घबराकर उन्होंने अपनी हार स्वीकारते हुए न सिर्फ जब्त मवेशियों को छोड़ा, बल्कि पानी पर लगाया टैक्स का फैसला भी वापस ले लिया। गांधी जी कंडेल आए और एक सफल असहयोग आंदोलन नहर सत्याग्रह को करीब से जाना। बड़े मतलब जहाँ विश्व महात्मा गांधी जी के सब उनको अहिंसा और प्रेम, सत्य और अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करता है, वो हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि वो महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, बापू स्वयं कंडेल सत्याग्रह से प्रेरित होकर यहाँ पे उसको समझने और उसका अनुभव करने और उसको देखने यहाँ आए थे। नहर सत्याग्रह को अपने अंजाम तक पहुंचाने में बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, पंडित सुंदरलाल शर्मा और भोपाल राव पवार ने अहम भूमिका निभाई। साथ ही आजादी के आंदोलन का भी नेतृत्व किया। वहीं गांधी जी की कंडेल यात्रा के 100 साल पूरे होने पर साल 2019 में छत्तीसगढ़ में सद्भावना यात्रा निकाली गई, जो कंडेल में जाकर खत्म हुई थी। हजारों लोग इसमें शामिल हुए। यात्रा के समापन के दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए और महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद किया, उनके परिजनों को सम्मानित किया। स्वतंत्रता आंदोलन के नींव के रूप में ऐसा शंखनाद था कि कोई भी उस मवेशी को नहीं लिया और पूरे मवेशियों को निःशुल्क छोड़ना पड़ा। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि असहयोग आंदोलन की प्रेरणा यदि गांधी जी कहीं से ली तो 1920 में बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के इस नहर आंदोलन से। कंडेल सत्याग्रह के 100 साल से ज्यादा बीत गए हैं और गांव में उस समय के परिवारों की आज तीसरी पीढ़ी रह रही है। इसके बाद भी पूरे कंडेल गांव के लोगों में गांधी जी के आगमन की यादें आज भी जीवंत हैं और उस आंदोलन की कहानी यहाँ के बच्चे बच्चे की जुबान पर है। धमतरी से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक पांडे की रिपोर्ट। आजादी की लड़ाई में जबलपुर ने बड़ी भूमिका निभाई थी। त्रिपुरी अधिवेशन से लेकर झंडा सत्याग्रह का गवाह ये शहर है। झंडा सत्याग्रह के दौरान टाउन हॉल में सबसे पहले झंडा फहराया गया था। टाउन हॉल का नाम इस वजह से गांधी भवन कर दिया गया है। जबलपुर की ऐतिहासिक इमारतों में से एक है टाउन हॉल। इसे अब गांधी भवन के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान झंडा सत्याग्रह हुआ था।
इस सत्याग्रह के दौरान जगह जगह राष्ट्रीय झंडा फहराया गया, लेकिन इसकी शुरुआत जबलपुर से हुई। 18 मार्च 1923 को देश में पहली बार झंडा फहराया गया। टाउन हॉल इसका गवाह बना। यही वजह है कि बाद में टाउन हॉल को गांधी भवन के नाम से जाना जाने लगा। गांधी भवन की मुख्य खासियत झंडा सत्याग्रह यहीं से स्टार्ट हुआ था 18 मार्च 1923 में। उसके बाद से फिर किस तरह से यहाँ पर मैनेजमेंट चल रहा है? उसके बाद से इसमें पुस्तकालय संचालित होता आ रहा है। गांधी भवन पुस्तकालय में लगभग 40,000 पुस्तकों का संग्रह है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू के साथ साथ इसमें राजनीति, इतिहास, एकेडमिक पुस्तकें, इंजीनियरिंग आदि पुस्तकों का संकलन है। देश विदेशों की भी कुछ किताबें इसमें खोजने पर मिलेगी। गांधी भवन को जबलपुर नगर निगम ने रेनोवेट किया है। यहाँ देश की दुनिया की तमाम पुस्तकों का संग्रह है। 40,000 पुस्तकों के अलावा हाल ही में ई लाइब्रेरी की भी शुरुआत की गई है। गांधी जयंती पर यहाँ विशेष कार्यक्रमों का आयोजन होता है ताकि गौरवशाली इतिहास की जानकारी मिल सके। जबलपुर से न्यूज़ 18 के लिए पवन पटेल की रिपोर्ट। खादी का नाम सुनते ही जहन में आजादी के आंदोलन और गांधी जी के चरखे की यादें ताजा हो जाती हैं। गांधी ने खादी को सम्मान का प्रतीक बनाया। वहीं एमपी का एक ऐसा गांव है जहां के बुजुर्गों ने खादी के सम्मान में कभी दूसरा कपड़ा पहना ही नहीं। ये बुजुर्ग आज भी खादी से बने कपड़ों का ही उपयोग करते हैं। स्वदेशी को स्वाभिमान से जोड़ने की अलख कभी बापू ने जलाई थी। चरखा और खादी को गांधी जी ने औजार बनाया। 1920 के दशक में गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बापू ने खादी का उपयोग करने का मंत्र दिया और अब इसका असर आज भी देश में है। रतलाम के रूपाखेड़ा गांव के बुजुर्ग बापू के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात कर रहे हैं। यहाँ के बुजुर्ग न केवल खादी पहनते हैं बल्कि खादी के बने कपड़ों का ही इस्तेमाल करते हैं। हाँ, 1955 से पहना और 58-59 से तो फिर हाथ से काटना बुनना भी चल गया था, तब से खादी पहन रहे हैं। उद्देश्य खादी का यही कि इनको गरीब विधवाओं को काम मिल जाए। और मिल में क्या होता है कि मिल का सारा पैसा वो अमीरों के पास जाता है और वो कत्तीनों के पास जाता है, बुनकरों के पास जाता है। वो गांव के हिसाब से उनको मजदूरी मिलती है। साल तो भैया 20 साल था। आपको खादी पहनते हो, क्यों पहनते हो? खादी क्यों पहनते हैं आप? वो सर्वोदय के उसमें थे, वो पढ़ते थे तो उसी समय से खादी पहनते हैं। रूपाखेड़ा गांव में 1980 के दशक में सर्वोदय संस्था ने शिविर भी लगाया। इस शिविर के बाद गांव के दूसरे लोगों में खादी के प्रति दिलचस्पी बढ़ी। कुछ ने तो जीवन भर खादी पहनने का संकल्प ले लिया। खादी बहुउपयोगी है, बावजूद इसके घर घर पहुंचने का सपना अब भी अधूरा है। हाँ, सरकार तो है ना, वो सब्सिडी भी बंद कर देती है, कभी कभी चालू कर देती है, तो थोड़ा महंगा भी पड़ता है, फट भी जल्दी जाता है। बढ़ावा देना चाहिए, रहता भी अच्छा है। रूपाखेड़ा गांव में सन 1955 से 1971 तक सर्वोदय स्कूल लगा करता था, जहां पर चरखा चलाने के साथ ही गांधी जी के आदर्शों का पाठ पढ़ाया जाता था। गांव के अधिकांश बुजुर्ग उसी स्कूल में पढ़े हैं। लगभग सभी ने चरखा चलाया और ये लोग खादी ही पहनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मन की बात कार्यक्रम में कई बार खादी के महत्व को समझा चुके हैं। ऐसे में जरूरत है कि खादी को युवा भी अपनाएं ताकि विदेशों में ये ब्रांड बन सके। सुधीर जैन, न्यूज़ 18, रतलाम।
महात्मा गांधी की पूरी दुनिया में मुरीद हैं। गांधी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। जबलपुर के रोहित खन्ना गांधी के विचारों से इतने प्रभावित हैं कि उन्होंने न केवल इसे आत्मसात किया है बल्कि एक यूनिक कलेक्शन भी तैयार किया है। महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के विचार इतना प्रभावी थे कि पूरी दुनिया आज भी उनका लोहा मानती है। बिना किसी हथियार के अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर करने वाले गांधी वो मसीहा हैं जिनका कोई सानी नहीं है। गांधी के विचारों को मानने वाले आज भी हैं। उनके विचार आज भी लोगों को प्रेरणा देते हैं। जबलपुर के रोहित खन्ना गांधी के अनुयायी हैं। बापू की जीवन शैली से प्रभावित रोहित ने गांधी के विचारों को अपने जीवन में उतारा। यही नहीं, रोहित ने गांधी जी के जीवन से जुड़ी चीजों का कलेक्शन भी तैयार किया। रोहित स्कूलों के अलावा अलग अलग जगहों पर प्रदर्शनी लगाते हैं और गांधी जी के सामानों के जरिए लोगों को उनके विचार से परिचित कराते हैं। देखिए, गांधी जी हमारे फादर ऑफ द नेशन हैं। उनके विचार जैसे स्वच्छता, सच्चाई, सब लोग बराबर है, सत्याग्रह और आंदोलन करने, नॉन वायलेंस जो है वो आंदोलन करने का रहा आजकल के युग में बहुत ज़रूरी है। तो ये सब बातों को बच्चों को बताने के लिए मैंने ये चीज़ें इकट्ठा की, जैसे उनकी घड़ी, उनके चश्मे, उनके कुछ मूर्तियाँ हैं मेरे पास, किताबें, फोटोग्राफ्स, कुछ पुराने अखबार और बहुत सारे पोस्ट कार्ड्स, स्टैम्प्स, आपके करेंसी नोट्स एवं टोकन्स। रोहित ने गांधी जी से जुड़े हुए सामान को पूरे देश में घूम घूम कर इकट्ठा किया है। इंटरनेट, सोशल मीडिया के अलावा रोहित की मदद की गांधीवादियों ने भी। रोहित का मकसद काबिले तारीफ है। जाहिर है उनकी वजह से युवा पीढ़ी भी गांधी के विचारों को जान रही है। प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18, जबलपुर। बापू के जन्मदिन पर हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।